हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट थर्ड। फर्स्ट आप देखेंगे यूनिट थर्ड के अंतर्गत प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर को क्या नॉर्मली राइट है? नो वोटिंग राइट, लिमिटेड वोटिंग राइट, फुल वोटिंग राइट, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो प्रेफरेंस शेयर लाभ लेने के लिए एंट्री करते हैं, ना कि बिजनेस को गवर्न करने के लिए। तो उनको किसी भी प्रकार का कोई भी वोटिंग राइट नहीं दी जाती है। तो आपके लिए आपका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके लिए है द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ पब्लिक कंपनी इज लिमिटेड टू द पब्लिक कंपनी के लिए लायबिलिटी से एक सार्वजनिक कंपनी शेयर धारकों में दायित्व सीमित है। पेड वैल्यू ऑफ देयर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, तो शेयर की नॉमिनल वैल्यू मिनिमम 10 रुपीज होती है। तो जितने रुपीज का आपने नॉमिनल वैल्यू पेड किया है उसी की आपकी लायबिलिटी बन सकती है। तो आंसर आपका बी, सेकंड की बी आपके लिए करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख सकते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज दैट, एक संयुक्त स्टॉक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण लाभ द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, सदस्यों के दायित्व सीमित होते हैं। मेंबर इज कैन कन्वेंशनली देयर शेयर, एक सदस्य आसानी से अपने शेयर कर सकता है। स्टॉक एक्सचेंज में आप शेयर खरीद सकते हैं और शेयर बेच सकते हैं, एंट्री भी कर सकते हैं। इट मोबिलाइज वास्ट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, या भारी मात्रा में वित्तीय संसाधन जुटाता है। नन ऑफ दीज, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां आपके लिए क्या कर सकती है? आपके लिए यह हो सकता है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में आप आसानी से किसी भी पब्लिक कंपनी में एंट्री कर सकते हैं। तो शेयर के माध्यम से आपको एंट्री करने का टोटल राइट होता है। आंसर बी आपके लिए करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं ए प्राइवेट कंपनी इज वन हियर, इज प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफर इज रिस्ट्रिक्टेड, शेयर कैन बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक शेयर आप प्राइवेट कंपनी की एक बार पहचान भी, मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम मेंबर 200, रिस्ट्रिक्टेड ऑफ द शेयर स्टॉक एक्सचेंज, वह अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बेच सकता है। तो या रिस्ट्रिक्टेड ऑफ द शेयर, तो ए आपके लिए होगा कि एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर मार्केट में बेच नहीं सकती, एक करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल बिकॉज कंपनी कॉल्ड आर्टिफिशियल बिकॉज एक कृत्रिम कंपनी व्यक्तित्व कहा जाता है। इट डज नॉट हैव शेप ऑफ नेचुरल पर्सन, या प्राकृतिक व्यक्ति आकार नहीं है। सही। इट इज इनविजिबल, द इंटेंगिबल अदृश्य है, इंटेंगिबल भी कहते हैं। इट एग्जिस्ट ओनली कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, या केवल कानून के चिंतन में मौजूद है, नहीं। यह टोटल कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत मौजूद है, ना कि तो इसके लिए आपका आंसर सी होगा। यह कानून के लिए चिंतन नहीं है। यह सभी रूपों में आप ले सकते हैं। रजिस्टर्ड ऑफ ज्वाइंट कंपनी, एक संयुक्त कंपनी स्टॉक कंपनी का पंजीकरण इन वॉलंटरी, इन एसेंशियल, इन कंपल्सरी, तो किसी भी व्यवसाय को अगर भारत में करना है तो व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन कराना 100% मस्ट है। तो इज कंपल्सरी, आंसर सी आपके लिए करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर तो मैक्सिमम मेंबर आपके लिए 200 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए
the maximum number of member in public limited company, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम मेंबर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर सेल पर डिपेंड करता है। आप अपनी कंपनी को डेवलपमेंट करते जाइए, शेयर आपका बढ़ता जाए तो आपके मेंबर की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो जो यह मेंबर की संख्या बढ़ेगी वह क्या होगा आपके लिए, अनलिमिटेड आप मेंबर की संख्या इंक्रीज होती है। आंसर ए अनलिमिटेड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके लिए है तो प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स। तो कंपनी का सबसे मेन दस्तावेज जो आउटर साइड पे जिसके आधार पर अपनी कंपनी डिपेंड करती है, उसी के आधार पर हम आपको प्रोस्पेक्टस भी बनाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एमओए आर्टिकलशिप भी बनाते हैं। तो वह किसके आधार पे बनाते हैं हम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के आधार पे बनाते हैं। तो यह होगा आपके लिए एसोसिएशन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10, द मिनिमम नंबर मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी, एक निजी मिनिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी की कितनी होती है, अभी हमने आपको बताया मिनिमम मेंबर कितने होते हैं 2, तो ए आंसर 2 आपका करेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर्स कितने होते हैं 7, मैक्सिमम आपके लिए क्या होते हैं अनलिमिटेड। आंसर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 12, द स्ट्रक्चर इन विच देयर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड, वह जिसमें स्वामित्व और प्रबंधन पृथक्करण होता है, अलग अलग होती है क्योंकि ओनर अलग होगा, डायरेक्टर उस कंपनी का संचालन करेगी। तो किसमें होती है, दोनों अलग होते हैं। सी आपके कंपनी में दोनों का संचालन अलग अलग मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी मिनिमम प्राइस पर अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट देना, ये सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्रीकल्चर सेक्टर में मैक्सिमम सफल है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम मेंबर आपके लिए कितने हो सकते हैं 10, तो आंसर सी आपके लिए सही आंसर है। नेक्स्ट आंसर है क्वेश्चन है आपका 14, कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ वाज पास्ड इन, कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लॉ एक्ट के अंतर्गत पास किया गया, 1912, 1922, 1932, 1944। तो सोसाइटी एक्ट को अंग्रेजों का कानून है या आपको 1912 में 1912 में पारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 15, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं। आप अपने कैपिटल बढ़ाने के लिए नॉन लिमिटेड मेंबर ले सकते हैं जिसके आधार पर आप अपने वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, नेसेसरी, कंपलसरी, ऑप्शनल, अननेसेसरी। तो हमेशा यह ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, विदाउट रजिस्ट्रेशन के आप कोई वर्क नहीं कर सकते, तो ए नेसेसरी आपके लिए करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, लायबिलिटी ऑफ मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी, लायबिलिटी ऑफ मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि आपके सहकारी समिति के सदस्यों पर दायित्व बनता है तो नो कोई दायित्व नहीं बनता है, आपके लिए सी आंसर करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 18, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, प्राइमरी ऑब्जेक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, लोगों को मिनिमम प्रॉफिट पर
अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना, सर्विस देना, जिससे बेनिफिट प्राप्त हो सके। तो मैक्सिमम वर्क सी आपको क्या है, सर्विस देने का वर्क यहां पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्रोविजन ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन टू द मेंबर एट रीजनेबल रेट इज द जॉब। सदस्य को उचित दर पे आवास उपलब्ध कराने का उद्देश्य। रिकमेंडेशन रीजनेबल रेट पर अगर आप कोई देते हैं तो आपके लिए यह क्या होगी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिससे मिनिमम दर पे आप देते हैं जिससे वो अपने नए मकान को बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन इज प्रोपाउंडेड। कोफिशिएंट को किसने प्रतिपादन किया था, अल्फ्रेड वेबर, सार्जेंट फ्लोरेंस, मार्शल, जॉन रॉबिन्सन। तो कोफिशिएंट को किसने प्रतिपादन किया था, जॉन रॉबिन्सन। आंसर डी आपके लिए करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर आपके लिए है 21, अकॉर्डिंग टू वेबर थ्योरी प्राइमरी काज ऑफ लोकलाइजेशन। वेबर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी आपके लिए, किन सिद्धांतों के लिए है, एक्युमुलेटिव फैक्टर, ट्रांसपोर्ट एंड लेबर कास्ट, डिक्युमुलेटिव फैक्टर, नेक्स्ट है कोलोकलाइजेशन। तो वेबर थ्योरी हमेशा ट्रांसपोर्ट एंड लेबर कास्ट पे दी गई थी, तो आंसर बी आपके लिए करेक्ट होगा, ट्रांसपोर्ट एंड लेबर क्लास। क्वेश्चन नंबर आपका है 22, लोकेशनल कोफिशिएंट ऑफ मोर देन मीन। लोकेशनल कोफिशिएंट को आप मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड के रूप में, नन ऑफ दीज। तो लोकलाइजेशन कोफिशिएंट को आप सेंट्रलाइजेशन के रूप में ले सकते हैं। आंसर सी आपके लिए करेक्ट होगी। नेक्स्ट आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 23, वेबर थ्योरी इज। वेबर थ्योरी का सिद्धांत है आपके लिए इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिटिकल, नन ऑफ दीज। वेबर थ्योरी हमेशा आपके लिए डिडक्टिव थ्योरी, डिडक्टिव प्रिंसिपल को देते हैं। आंसर आपका बी करेक्ट होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, आयरन एंड कोल एग्जाम्पल। लोहा और कोयला का उदाहरण है आपके लिए यूबिक्विस्टस मटेरियल, सर्वव्यापी, लोकलाइजेशन मटेरियल, स्थानीयकृत, नेट मटेरियल, नन ऑफ दीज। तो लोकलाइजेशन मटेरियल एक निश्चित प्लेस पर हम खरीदते हैं और एक निश्चित प्लेस पर हमें प्राप्त होते हैं, तो आंसर आपके लिए बी करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, if location coefficient is less than 1, industry can be localized in country। तो लोकलाइजेशन कंट्री, यदि स्थगन गुणांक 1 से कम है तो उपयोग किसी देश में स्थानीयकृत किया जा सकता है। ए डिफरेंट लोकेशन, इन सम स्पेसिफिक लोकेशन, नॉट इन एनी पार्ट, किसी भी भाग में नहीं, नन ऑफ दीज। तो आंसर आपके लिए ए डिफरेंट लोकेशन के रूप में दे सकते हैं, विभिन्न स्थानों पर आपके लिए हो सकती है। क्वेश्चन नंबर है 26, लेबर कोफिशिएंट इज मेजर्ड बाय। श्रम गुणांक को कहां से मानते हैं, रेशियो बिटवीन लेबर कास्ट लोकलाइजेशन वेट, रेशियो बिटवीन मटेरियल एंड लोकलाइजेशन वेट, रेशियो बिटवीन ट्रांसपोर्ट कास्ट एंड लोकलाइजेशन वेट, नन ऑफ दीज। तो रेशियो बिटवीन लेबर कास्ट एंड लोकलाइजेशन वेट, आंसर ए आपके लिए करेक्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27,
In a layout, machines are arranged in order in which they are used to production is called. एक लेआउट में जहां मशीनों को उस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिसमें उत्पादन के लिए उपयोग के लिए कहलाते हैं। तो प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो उत्पादक के लिए क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट लेआउट। तो आंसर ए आपके लिए करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लेआउट वेयर सिमिलर machine are placed in one department according to operation is called। एक लेआउट में जहां संचालन के अनुसार समान मशीन को एक विभाग में रखा जाता है। प्रोसेस लेआउट, प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट। फर्स्ट है आपके लिए प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो यहां आपके लिए होगा बी, प्रोसेस लेआउट के रूप में आप देख सकते हैं, जहां सामान को एक साथ, तो रॉ मटेरियल हम सब एक साथ रखते हैं, उसके आधार पर हमारे लिए रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, तब फिनिश गुड्स बन करके तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, through efficient plant layout management can secure the main objective। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कुशल संयंत्र लेआउट में प्रबंधन के माध्यम से मुख्य उद्देश्य को सुरक्षित किया जाता है। मिनिमाइजिंग प्रोडक्शन ऑफ बॉटलनेक्स, उत्पादन में जो बैरियर्स हैं उनको कम करना। मिनिमाइजेशन प्रोडक्शन डिले, उत्पादन में जो हमारी देरी है उसको भी कम करना। इनकॉर्पोरेशन सेफ्टी इनटू फिजिकल प्लांट, भौतिक संयंत्र में सुरक्षा। ऑल ऑफ दिस, एक प्लांट चलाते समय कुशल होनी चाहिए, मिनिमम टाइमिंग से कोई वर्क कंप्लीट होनी चाहिए, और सेफ्टी। तो ऑल ऑफ दिस सभी आइटम को यहां पर कंट्रोल किया जाए तो आपके लिए डी करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट है आपके लिए प्लांट लेआउट इज, प्लांट को लेआउट करते हैं। टेक्निकल ऑफ लोकेशन ऑफ मशीन प्रोसेस एंड प्लांट सर्विस, मशीन स्थान की तकनीकी प्रक्रिया, संयंत्र सेवा। एलोकेशन ऑफ स्पेस एंड अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, स्थान का आवंटन, उपकरणों की व्यवस्था। मास्टर प्लान ऑफ फिजिकल इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर, उत्पादन कारकों की भौतिक एकीकरण के लिए मास्टर प्लान। तो ये सभी आपके लिए ऊपरी किसी भी प्लांट को लेआउट करते समय मशीन प्रोसेस की सर्विस, अरेंजमेंट और प्रोडक्शन फैक्टर सबको मिला के हम वर्क करते हैं। तो आंसर डी, ऑल ऑफ दीज आपके लिए करेक्ट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके लिए, प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड प्लांट लेआउट रिजल्ट इन, उचित रूप से निष्पादित प्लांट के लेआउट परिणाम में है आपके लिए। इट इफेक्ट द फ्लो मटेरियल एंड प्रोसेस, यह सामग्री और प्रक्रिया के प्रवाह को प्रभावित करता है। प्रिवेंटिंग वेस्टेज इट ऑफ टाइम अनलेस मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड ट्रेवल ऑफ वर्क इन प्रोसेस, सामग्री के बेकार संचलन में समय की बर्बादी और रोकना प्रक्रिया काम की यात्रा। इंक्रीजिंग इफिशियंसी एंड सेटिस्फैक्शन, जो वर्कर हैं उनको सेटिस्फैक्शन। तो किसी भी प्लांट एग्जीक्यूटिव प्लांट लेआउट की रिजल्ट में ऑल ऑफ दिस मटेरियल फ्लो में यूज होना, मिनिमम वेस्टेज होने और इंक्रीजिंग पर हम वर्क करते हैं। तो आंसर डी आपके लिए करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 32, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट लेआउट टू मिनिमाइज ऑपरेशन कॉस्ट, संचालन की लागत को कम से कम करना। आउटपुट इन हाई क्वालिटी बेटर सामान हो,
इन चांस ऑपरेशनल इफिशियंसी, परिचालन में वृद्धि हो, ऑल ऑफ दिस। तो प्लांट को लेआउट करने में ऑल ऑफ दिस सभी आइटम का हम सहयोग कर सकते हैं। डी आपके लिए करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विल प्लांट लेआउट मस्ट इंश्योर मटेरियल मूव। प्लांट लेआउट में सुनिश्चित करना मटेरियल मूव फॉरवर्ड विदाउट क्रॉस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इफेक्टिव, फ्लेक्सिबल ऑफ मैनेजमेंट इन मिनिमम कास्ट। किसी भी प्लांट लेआउट को एक मेजरमेंट मैक्सिमम रिजल्ट तक लाने के लिए फॉरवर्ड टू विदाउट क्रॉस, इनफ्लो इजी वे में काम हो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में यूटिलाइजेशन हो, फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट हो। तो ऑल ऑफ दिस आपके लिए डी आंसर करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 34। फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट को प्रभावित करता है। टाइप ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, उपयोग और उत्पादन की प्रक्रिया का प्रकार, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन का मूल्य, टाइप ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के प्रकार, ऑल ऑफ दीज। तो फैक्टर इफेक्टिंग प्लांट ऑफ लेआउट, ऑल ऑफ दीज सभी आइटम को प्रभावित करते हैं। आंसर डी आपके लिए करेक्ट होगा। आज आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में थर्ड यूनिट स्टार्टिंग टू एंड एमसीक्यू आपने देखा। आप अपने इस चैनल वी कॉम ई लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।